हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ सर के पाठक। आप सबों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज़ की भांति आज भी बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न गणित के लिए कुछ 4-5 प्रश्न लाया हूं। इसे देखने, सुनने, समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है और लाभ उठाने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें और भरपूर लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? और एक बात ऐसी है कि जैसे कि पढ़ाते वक्त अगर कुछ बोलते हैं और बोलते हैं कुछ, लिखा जाता है कुछ, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, हर इंसान से होती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है, तो उसको बताना होगा। ऐसे मैं वादा करता हूँ कि 100% मार्क्स के लिए आप सब तैयार रहें। हम पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, भरपूर लाभ उठाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि एक संख्या रेखा पर बताते हैं, इस पॉइंट को अगर हम शून्य दे देते हैं तो दाएं साइड में सब धनात्मक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इधर होता है -1 -2 -3, ऐसे करके तो इधर ऋणात्मक होती है। तो इससे स्पष्ट है कि धनात्मक संख्या है इधर, लेकिन हमें विषम धनात्मक चुनना है। तो विषम जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो पहला है 1, दूसरा का 3, तीसरा का 5, 7। ये क्रमागत है। तो ये कितना के अंतर पर होता है? देखिए, 2 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। यानी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2 के अंतर पर होता है। तो अब हम लिखते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक एक धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे ही लिखा जाए, ठीक रहेगा। विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक x है, तब क्रमागत दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 हो जाएगा। तब क्या कहता है? प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो प्रश्न से वर्गों का योग, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x के वर्ग करते हैं, फिर दूसरा पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है तो x के वर्ग करते हैं, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है? x+2 है, इसका वर्ग करते हैं। और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 200
90। ठीक है, इसको हल करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अब एक्स स्क्वायर एक जाती है, जोड़ दिया 2x² हो गया, यहाँ हो गया 2 दूनी का 4x, ये हो गया 2 के वर्ग 4, 290। अब देखते हैं क्या कि 2 से ये तीनों विभाजित हो रही है, अर्थात इसको कहेंगे कि 2 तीनों में शामिल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसको यूँ कहा जाए, अगर इसको गुणनखंड के रूप में हम लिखते हैं ऐसे, तब देखिए ये 2 और 2 तीनों में शामिल है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? x² 2x और 2 ये बचता है, तो हम लिखेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस यहाँ 2x बचा, यहाँ 2 इज इक्वल टू 290। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो 2 इंटू इसको लिखेंगे 2x² का बदला 2 इंटू x प्लस 4x का बदला लिखेंगे 2 इंटू x प्लस 2 इंटू 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 को बाहर कर दिया, तो बचा क्या? ये बचा x², ये बचा 2x और यहाँ बचा 2, वही है x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए 2 से इस सब में गुना है, लेफ्ट साइड में 2 से गुना है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग 290/2। 2 से जब इसे हम भाग देते हैं तो क्या आता है? देखिए 2 चौका 8, 2 पचे 10, 145। तो हम 145 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप देते हैं, तो 145 को लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा? 0, राइट साइड में 0 बचा, x² प्लस 2x और ये 145 में से 2 गया, कितना हुआ? 143, माइनस 143 हो गया। अब 143, अब यहाँ देखिए 2 तरह से गुणनखंड किया जा सकता है। अगर इसका फैक्टर जो जानता है 11 गुने 13 होगा तो सिंपल बना लेगा, नहीं तो फिर द्विघातीय सूत्र पर जाना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट पद, प्रथम पद और तृतीय पद में गुणा होता है, तो क्या होता है? इसका गुणा क्या है? 1, इसके गुणक से गुणा होता है, तो ये हो गया माइनस 143। अब समझने की बात ये है कि जब इसका चिन्ह माइनस हो जाता है, तब ये पिछला मध्य पद के जो 2 खंड किया जाता है, उसमें से एक का चिन्ह माइनस और एक का चिन्ह प्लस निश्चित हो जाता है। यही चिन्ह बताता है कि दोनों खंडों का चिन्ह होगा क्या। तो एक के चिन्ह माइनस हो जाएगा, एक के चिन्ह प्लस हो जाएगा, एक चिन्ह माइनस और एक चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब रही बात कि किसका प्लस और किसका माइनस, ये समझने की बात है। तो अगर इसको हम लिखते हैं 11 गुने 13, तो कौन बड़ा है? 13। तो ये समझिए कि एक फार्मूला है
कि यदि यहाँ चिन्ह माइनस आता है तो इसका जो दो खंड आता है निश्चित है कि घटा कर आएगा। ये जो आएगा मध्य पद इसमें से घटा कर आएगा, ये निश्चित हो गया। तो घटा कर जब आएगा तो अब ये बात रही कि किसका चिन्ह प्लस और किसका चिन्ह माइनस। तो अब इस पर हम नज़र डालते हैं। अगर मध्य पद के चिन्ह प्लस है तब बड़ा वाला के चिन्ह प्लस होगा, अगर मध्य पद के चिन्ह माइनस है तो बड़ा वाला के चिन्ह माइनस होगा। यही एक विशेष बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x। और नियम क्या है कि दोनों में गुना करके इतना आ जाए और दोनों के जोड़ घटा के ये मध्य पद आ जाए। अब हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ा लेते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स होता है, एक्स गुना एक्स, और यहाँ है 13 गुना एक्स। तो एक्स दोनों में है तो एक्स तो बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा एक्स प्लस 13। तो ऐसे हो जाएगा। और इसका मतलब हुआ इसमें 143 का मतलब होता है, अभी बताए हैं इसका खंड 11 गुने 13। देखिए 11 शामिल है तो 11 बाहर करेंगे, और माइनस चिन्ह भी बाहर हो रहा है। तो माइनस 11 जब कॉमन होता है तो यहाँ हो जाएगा एक्स और ये माइनस चिन्ह प्लस बदल जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ जब माइनस होता है तो निश्चित ही कोष्टक बनते समय इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है। और यहाँ से तो निकल गया है, जैसे कि इसका खंड यहाँ लिखे हैं 11 निकल गया तो बचा क्या 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। अब ये निश्चित हो गया कि हमारा गुणनखंड सही है, क्योंकि ये दोनों जो है गुणनखंड की सत्यता की पहचान है, सही की पहचान है। अगर इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस हो गया तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी गुणनखंड बनाना है तो इस पर ध्यान देना होगा कि ये दोनों खंडों का चिन्ह या दोनों खंड एक जैसा आना चाहिए। अब माइनस चिन्ह के इधर और इधर क्या देखते हैं कि x प्लस 13 शामिल है, तो x प्लस 13 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 11। और ऊपर से हटाते हैं इसको, स्पेस की कमी है। अब लिखेंगे यदि x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस 13। अब देखिए ये अमान्य होगा, अमान्य है, क्योंकि प्रश्न कहता है विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक होना चाहिए, ये आ गया ऋणात्मक, इसलिए अमान्य है। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 11 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 11। यही मान्य है, यही धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 11 है तथा दूसरा धनात्मक इसको ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। वो कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। एक विषम
धनात्मक पूर्णांक 11 तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या था, माने थे x+2, तो यहाँ x का मान 11 आया है तो 11+2 हो जाएगा बराबर 13 हो गया आंसर। दो, ये कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। पहला है x+1/x = 3, x is not equal to 0। x is not equal to 0 अर्थात x के मान अगर 0 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, इसलिए x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसको हल करने का दो तरीका है। जब ये कहता है कि x is not equal to 0 तो हम एक नियम यानी इसे हम द्विघात समीकरण में कैसे बदलें ये सोचना है। तो पहला नियम है कि दोनों तरफ, इसे यहाँ है, पहला नियम है कि दोनों तरफ x से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा, या सिंपल मेथड है कि ये बटा पर के जोड़ भिन्न के जोड़ जैसा है, इसको जोड़ के समीकरण के नियम का अप्लाई करेंगे तो अपने आ जाएगा। या तो इसको ऐसे दोनों तरफ x से गुना करने पर तो ये हो जाता है ऐसे, देखिए ये x कट गया, ये x में गुना हुआ, तो ये आ गया x² और ये हो गया 1 और ये हो गया 3x। यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ x से गुना करने पर ऐसे भी हो जाएगा, या इसको ऐसे भी जोड़ते हैं, एलसीएम इसको बटा में 1 कर देते हैं, 1 और x का एलसीएम हो गया, x में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x में 1 से गुना करेंगे, भिन्न के जोड़ के नियम, x², फिर x में 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है 1 आता है, और 1 में गुना करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। अब इसको जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है x² + 1 = 3x। देखिए दोनों सेम आ गया, ये भी और ये भी। तो आप जो नियम चाहें सो अपना सकते हैं, समझने की बात है सिर्फ। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप देते हैं, इसको बाएं पक्ष में लाकर चिन्ह बदल देते हैं और सजा के लिख दिया मानक रूप में। अब द्विघातीय सूत्र से हल कर सकते हैं, सिंपल गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसलिए द्विघातीय सूत्र से x² के गुणक a बराबर क्या है ये 1, b बराबर क्या है x का गुणक -3, c बराबर क्या है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं d निकालते हैं, d = होता है b² - 4ac, -3, b का मान है -3, b² - 4, a का मान है 1, c का मान क्या है 1, 3 × 9, 4 × 4, 5 आ गया, d के मान 5 आ गया। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x = होता है -b + -√d/2a। इसका मतलब हो गया कि -b का मान कितना है -3 ± √5 2
ए कितना है 1, 2 गुना 1, मतलब माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √5/2। और इसका मतलब है कि इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। हो गया आंसर। ये दूसरा के पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम दूसरा के दूसरा क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दूसरा के दूसरा ये कहता है 1/x - 1/x - 2 = 3, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x के बराबर न तो 0 होना चाहिए और न 2 होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर x बराबर 0 होता है, यहाँ हम लिख के बताते हैं, यदि x बराबर 0 होता है तो ये 1/0, 1/0 क्या है? अपरिभाषित। इसका मतलब अपरिभाषित हो गया। जब यह अपरिभाषित हो गया तो फिर इसका कोई मायने नहीं रहेगा, अतः ये नहीं होना चाहिए। x = x के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 2, x के बराबर यदि 2 होता है तो 1/x - 2 का मतलब हो गया 1/2 - 2, तो फिर वही बात 1/0, ये भी अपरिभाषित हो गया। तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 होना मस्ट है। तब इसे अब हम सॉल्व करें कैसे? तो यहाँ अगर इसको ऐसे करें कि यहाँ या चूंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 दिया है, अतः समीकरण में x × x - 2 से, x - 2 से क्यों? यहाँ x है और यहाँ x - 2 है, इससे गुना करेंगे तो हमें गुना करने पर, इससे गुना करते हैं तो हमें द्विघात समीकरण के रूप मिल जाता है। ये तरीका है। या दूसरा तरीका है कि अगर सिंपल, अगर भिन्न के जोड़ घटाव जो जानता है वो सिंपल रूप से बना सकता है। अगर ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो सिंपल तरीका अपनाओ तो भी हो जाएगा। तो देखो, गुणा करते हैं 1/x × 1/x × x × x - 2 माइनस 1/x - 2 × x × x - 2 इज इक्वल टू 3 × x × x - 2। ये कट गया, ये कट गया, बाकी यहाँ बचा x - 2 और यहाँ बचा x। इसको कोष्टक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। -x हो गया और ये हो गया 3x से गुना करते हैं तो 3x² - 3 दूनी 6x। अब ये x प्लस माइनस कट गया, अभी हो गया इधर 0, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ बचा क्या 0, ये हो गया 3x² - 6x और ये हो गया +2। देखिए द्विघात समीकरण के रूप हो गया। अब इसको उलट के लिख देते हैं। अब इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है।
अब गुणनखंड निकालेंगे इसका फैक्टर, तो सिंपल तरीका से भी या द्विघातीय सूत्र से भी निकाला जा सकता है। सिंपल गुणनखंड क्या है, प्रथम पद और तृतीय पद में गुणा करते हैं, कितना हुआ 6। इसका चिन्ह क्या है प्लस। प्लस चिन्ह का मतलब है कि पिछला पद के जो चिन्ह है इसी चिन्ह में दोनों खंड विभाजित होगा, यानी इसका जो दो टुकड़ा हम करते हैं तो दोनों का चिन्ह माइनस ही होगा। ये प्लस चिन्ह से यही हमें ज्ञात होता है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता तब दोनों खंडों में से एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस हो जाता है। ये एक नियम है। अब 6 के हम ऐसा दो गुणनखंड खोजें, जैसे मान लीजिए कि एक तो हुआ 1 गुना 6, 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। ये नहीं आ पाएगा, आना चाहिए हमें 6। तो यहाँ फिर 2 से 2 गुना 3, 3 दूनी 6। ये अगर 3 और 2 जोड़ते हैं तो नहीं आता है, 5 आ जाता है। अब इसका कोई गुणनखंड तो है नहीं, न इससे आता है और न इससे आता है। तब फिर हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसका नियम है द्विघातीय सूत्र पर जाएंगे। तब लिखेंगे a = 3। एक्स स्क्वायर के गुणक को a कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बता देते हैं। ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण के रूप होता है। अब दोनों में तुलना किया जाए तो x² का गुणा क्या है a, और यहाँ x² का गुणा क्या है 3, तो एक इसका मतलब कि a = 3। bx और -6x से तुलना किया जाए तो x का गुणक यहाँ b है और यहाँ x का गुणक -6 है, इसका मतलब b का मान हुआ -6 और c का से और इससे तुलना करने पर c का मान हुआ 2। ऐसे होता है। तो a = 3 हो गया, b = -6 हो गया, c = 2 हो गया। अब d निकालते हैं तो d = b² - 4ac -6 के स्क्वायर -4, ये 3 हो गया a के मान, c का मान 2 हो गया। 36 4 12, 12 दूनी 24, घट के कितना आया 12। अब हम द्विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है, x = -b + -√d/2a। मतलब इसका मतलब हुआ माइनस, और इसके बाद b का मान क्या है -6, ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस √d का मान कितना है 12 बटा 2a का मान कितना है 3। इसका मतलब हो गया ये माइनस +6, ये प्लस माइनस √12 के मतलब हुआ 12, √12 के मतलब हुआ 4 × 3, और 4 के वर्गमूल हो गया 2, तो 2√3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2√3, और ये हुआ 2 × 3। अब ये दोनों में देखिए, यहाँ 6 का मतलब क्या होता है 2 × 3, और यहाँ है प्लस माइनस 2√3, और 2 जो है दोनों में शामिल है, तो 2 को हम बाहर करेंगे कॉमन, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा √3। अब नीचे है 2 × 3, 2 कट गया, बाकी आया 3 + -√3/3। इसका मतलब हुआ 2 बार इसको हम करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यही आपका हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं।
ये कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। तो विद्यार्थियों, दोनों मूल कब बराबर होता है? जब d इज इक्वल टू 0। जब d के वैल्यू 0 के बराबर आता है, अर्थात b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तभी दोनों मूल बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। अब हमें क्या करना है? d इज इक्वल टू 0 से चलना है, क्योंकि शर्त दिया है, यहाँ कंडीशन है कि द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। दोनों मूल बराबर तभी होता है जब d इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए d इज इक्वल टू 0 से हम चलते हैं। तो d का मान होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b का मान है k² माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो हुआ k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24, k² इज इक्वल टू हुआ 24। तो k बराबर क्या हुआ? √24। इसको हम कहते हैं प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्गमूल सदैव प्लस माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है 4, और -2 के भी वर्ग करते हैं तो भी आता है 4। इसका मतलब कि 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। इसी तरह से प्लस माइनस, और इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे 4 गुना 6, तो प्लस माइनस, और 4 के वर्गमूल 2 निकल गया, रूट में बचा 6। तो k का मान आपका आ गया या तो प्लस 2√6, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। अब हम तीसरा क्वेश्चन के दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप देंगे, तभी हल कर पाएंगे। पहले गुना करेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। a बराबर क्या है k, b बराबर क्या है -2k, c बराबर क्या है 6। फिर उसी तरह से d इज इक्वल टू 0 से चलेंगे। d का मान है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान कितना है -2k, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4, a का मान क्या है k और c का मान क्या है 6। मतलब हो गया 4k² माइनस 6 चौका 24k। अब देखते हैं क्या
कि यहाँ 4 से दोनों विभाजित हो रही है, यानी 4 दोनों में शामिल है। 24 का मतलब होगा 4 गुना 6, और यहाँ है 4 के ऐसे यदि लिखते हैं इसको, यदि इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या शामिल है, के दोनों में है और 4 दोनों में से निकल गया, तो बाकी बचा क्या, बचा के, और यहाँ क्या बचा -6 नहीं सॉरी, यहाँ बचा के, 4 निकल गया, हाँ के बचा, और ठीक है, माने यहाँ 4 निकल गया तो ऐसे बचा। अब इसको हम शुद्ध रूप में लिखते हैं, 4 इंटू के, हाँ ठीक है, 4 कॉमन ले लिया और के भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा के और यहाँ क्या बचा 6। अब लिखेंगे यदि 4k = 0, क्यों 0, इसलिए कि ये इंटू है, इसको एक बार हम बताते हैं, ऐसे होगा 4k का मान निकालना है, और ये इसमें 4k में k -6 से गुना है, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग। तो शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, शून्य आता है, तो इसलिए 4k = 0 हो गया, और इसलिए k = क्या हुआ, 0/4 मतलब 0। फिर दूसरा टर्म है यदि k -6 = 0, फिर वही बात, 4k से भाग देते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं तो भाग हो जाता है, तो 0 में 4k से भाग हुआ तो 0 हो गया, तो बाकी बचा k -6 = 0। तो इसलिए k इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, k का मान क्या हुआ 6, और यही निकालना था शायद, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानेंगे, माना भिन्न x/y है, या ऐसे भी माना जाता है कि माना कि एक भिन्न के अंश x एवं हर y है, तब भिन्न x/y हो जाता है, ऐसे भी, या डायरेक्ट भी मान सकते हैं, माना भिन्न x/y है। तब प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न के पहला शर्त क्या है, प्रश्न के पहला शर्त कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से पहले भिन्न लिख देते हैं और तब अंश से 1 घटा देते हैं, तब भिन्न कितना के बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। अब इसको हम सरल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे, तो 3 से इसमें गुना करते हैं, 3x - 3 = y, y इकाई y। अब इसको और सरल करना चाहते हैं या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसको रहने देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया जाएगा, फर्स्ट हो गया। दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त कहता है कि
वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पहले भिन्न को लिख देते हैं और तब हर में 8 जोड़ देते हैं, तब भिन्न कितना हो जाता है 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू, ये हुआ 1 से गुना हुआ तो y + 8। अब इसका मतलब हो गया 4x इज इक्वल टू वाई के बदला ये फर्स्ट से हम लिखेंगे 3x - 3, 3x - 3 प्लस 8, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट से। अब हुआ 4x, यहाँ कोष्टक देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 4x 3x को जो है लेफ्ट साइड में एक जाति है तो एक जगह लिख देते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये जो है -3 + 8, ये हो गया घट के +5, और ये घटाते हैं तो 4x में से 3x गया 1x, x = 5, x के मान 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये है फर्स्ट, इसमें हम x के बदला लिखेंगे क्या 5, तो 3x का मतलब हुआ 3 गुना x, तो जब x का बदला 5 लिखेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं, पहले 3x, x के बदला 5 लिखा और -3 = y। इसका मतलब बचती है 15, 15 में से 3 गया 12, y = 12 हो गया आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। समपूरक कोण का मतलब ऐसा दो कोण जिसका जोगफल 180 डिग्री हो। तो यदि एक कोण x मानते हैं तो दूसरा कोण, या इसको दो तरह बना सकते हैं, एक द्विघात समीकरण से और एक दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही इजी पड़ेगा समझने में। माना दो संपूरक कोणों में से एक कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण y डिग्री है, जहां x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। वैसे यहाँ एक डिग्री लिखना कोई जरूर नहीं था, एक्स वाई मान के लास्ट में डिग्री दे दिया जाता है सुविधा के लिए। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब x डिग्री y डिग्री से बड़ा है तो प्रश्न के पहले शर्त से हम चलते हैं। प्रश्न के पहले शर्त है, इसमें भी दो शर्त है। पहला शर्त तो ये है कि दो संपूरक कोण है, तो ऐसे ही पता चल गया कि x और y को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 180
80 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा का कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है? x, और छोटा कोण कौन है? y। तो x इज इक्वल टू, ऐसे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिख दे तो भी ठीक है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा? 18। और नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो भी ठीक है। तो फिर इसको हम लिखेंगे तो वही बात आएगा। आगे बढ़ेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हुआ सेकेंड। अब इसे हम योग एवं व्यवकलन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकेंड, क्योंकि चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कि y के चिन्ह प्लस और y के चिन्ह माइनस दोनों सेम है, बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों सेम है। तो इसलिए न तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता है और न ही फर्स्ट और सेकंड में गुना करने की आवश्यकता है। तो सिर्फ समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड जोड़ने पर ही मिल जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 18, और ये जो है y y कट गया, ये जोड़ने पर 2x हो जाता है, ये जोड़ने पर 198 डिग्री होता है। तो इसलिए x बराबर 198 में हम 2 से भाग देते, इधर गुना है तो लेफ्ट साइड में गुना है, राइट साइड में गया तो भाग हो गया। तो 2 9 18, 2 9 18, 99 डिग्री। x का मान तो आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। सेकंड में रखने पर सेकंड है x माइनस वाई, x का मान हम रख देते हैं 99 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया 99 डिग्री, और या ऐसे भी हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस 99 डिग्री। माइनस वाई इक्वल टू हो गया, और 99 में से 18 गया, कितना हुआ? 11, नहीं सॉरी 81, 81। तो ये हुआ माइनस 81। अब ये दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म, तब हो गया y इज इक्वल टू 81 डिग्री। आंसर। तो बच्चों, आज की पढ़ाई इतना ही, थोड़ा पढ़ना और ज़्यादा समझना। थैंक यू। आप सब हमसे जुड़े रहें और भरपूर फायदा उठाएं।